Welcome to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. In this session, we will solve 2022 question paper of CTET. First question assertion reason से है the physical development of children is important as it also influences a child's social and cognitive development. बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करता है अदर डेवलपमेंट्स को, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हम डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में पढ़ते हैं. इंटर रिलेशन में पढ़ते हैं कि हर जो डेवलपमेंट है वो दूसरे डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं को रिलेट करता है या रिलेटेड होता है. जैसे कि अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं है तो उसका अफेक्ट जो है वो उसके सोशल डेवलपमेंट पे, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे या फिर उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे पड़ सकता है. सेकेंड रीजन में दिया है ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन चाइल्डहुड एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस ईच अदर. ये भी सेम स्टेटमेंट है कि अगर जो डिफरेंट डेवलपमेंट है वो सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे. ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन है द प्रिंसिपल दैट सजेस्ट ग्रोथ फॉलोज ए पैटर्न बिगिनिंग फ्रॉम हेड एंड देन प्रोसीडिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ये भी एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है. डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हम डेवलपमेंट के दो तरह के डायरेक्शंस पढ़ते हैं. एक है सिफेलोपॉडल सीक्वेंस और एक आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस. सिफेलोपॉडल सीक्वेंस का मतलब होता है जिसमें डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है वो होता है हेड से फुट की तरफ. मतलब हेड से पहले हेड बनेगा फिर लोअर बॉडी पोर्शंस बनेंगे. प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में क्या होता है, जो पैराफ्रीज है मतलब बैक टू फ्रंट, इसमें डेवलपमेंट होगा स्पाइनल कॉर्ड टू हार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा बताना है, हेड एंड देन प्रोसीडिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हेड से नीचे की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है. तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल. थर्ड क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डेपोजिशन. इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम जेनेटिकली जो हमें मिलता है. ठीक है, जेनेटिक मतलब जो हेरिडिटी के थ्रू आपको अपने पेरेंट्स से मिला है. इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. मैच्योरेशन जो है वो थ्रू हेरिडिटी आता है. और हेरिडिटी में भी इसमें तीन चीजें आती हैं. एक है फिजिकल अपीयरेंस, एक आता है इंटेलेक्चुअल लेवल या कॉग्निटिव लेवल, और एक आएगा इमोशनल लेवल. तो ये तीनों ही चीजें जेनेटिकली है, मतलब पहले से हमें मिली है, प्री डिटरमाइंड है. लेकिन स्कैफोल्डिंग, अडेप्टेशन और सोशलाइजेशन ये तीनों ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आप बाद में एक्वायर करते हो. तो ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे. फोर्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इन्फ्लुएंशियल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. जीन प्याजे की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो जीन प्याजे की जो थ्योरी है वो लिखा हुआ है. ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने अपना थ्योरी दिया है. ठीक है, जिसमें बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो किस तरीके से बढ़ता है. तो फर्स्ट हमने पढ़ा, अभी भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, मैच्योरेशन जो है वो थ्रू हेरिडिटी आता है, लेकिन उसमें भी इंटेलेक्चुअल लेवल है. तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आएगा. सेकंड दिया कंडीशनिंग. कंडीशनिंग है किसी भी बिहेवियर को जब आप उसका एक्विजिशन करते हो, एक्वायर करते हो. तो ये कंडीशनिंग वाला पैवलोव की थ्योरी में हम पढ़ते हैं, जीन प्याजे में नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, थर्ड है पनिशमेंट. पनिशमेंट भी ये री इन्फोर्समेंट के बेसिस पे जो थ्योरी स्किनर ने दी थी उसमें आएगा. एक्टिविटी इसमें करेक्ट होगा क्योंकि एक्टिविटी के बेस्ड मतलब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है जिसमें बच्चा खुद से कुछ करके सीखता है, तो उससे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. और सोशल एक्सपीरियंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, क्योंकि जब वो दूसरों से इंटरेक्ट करता है तो उससे जो सोशल डेवलपमेंट है वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उससे बढ़ता है. तो ये तीन इसमें ऑप्शन करेक्ट होंगे. इनमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इसमें करेक्ट होगा. फिफ्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे ए चाइल्ड हु बिलीव्स दैट वाटर व्हेन पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू द अनदर गेन और लूजेस इन क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सेकंड कंटेनर. इसमें जीन प्याजे की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अगर एक बच्चा जो है वो बिलीव कर रहा है कि एक कंटेनर में अगर वाटर है और एक कंटेनर
किसी दूसरी शेप का है, ठीक है, तो इसमें जो वाटर की क्वांटिटी है या तो वो बढ़ रही है या तो वो घट रही है, ठीक है, तो ये किस बेसिस पे है। तो ये वाला जो हम इसमें स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है, ये स्टेज कौन सा होगा, जो आपका इस बच्चे में कंजर्वेशन अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है जिसमें अभी इरिवर्सिबिलिटी है या वो चीज़ों को रिवर्सिबल पैटर्न में नहीं समझ सकता है, तो वो उसमें क्या समझेगा कि एक वेसल अगर अलग शेप का है और दूसरा अलग का है तो उसमें वाटर का जो क्वांटिटी है वो लॉस या गेन में हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, हैज नॉट अटेन्ड कंजर्वेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय प्याजे इज। इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है जो हमें प्याजे की थ्योरी में स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट स्टेज आती है सेंसरी मोटर, जिसमें सेंसेस का यूज करके बच्चा जो है वो चीज़ों को करता है, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस या एनिमिज्म वगैरह हम इसमें पढ़ते हैं। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और कंक्रीट जो डेवलपमेंट है, मतलब अभी वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख के ही समझ सकता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ पे उसके अंदर कंजर्वेशन या फिर सीरिएशन या क्लासिफिकेशन चीज़ों को करना आ जाता है। और उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है नेहा resist eating sweet her mother has fought for guest because she might get caught according to Kohlberg's theory नेहा is at which stage of moral development। नेहा जो है वो स्वीट्स खाने से मना करिए क्योंकि जो उसके मदर ने अपने गेस्ट के लिए लेके आई है, क्योंकि वो पकड़ने के डर से मना कर रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी, कोलबर्ग्स की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट पे सही और गलत के जो डिसीजंस होते हैं उसमें कौन सा जो स्टेज है वो आएगा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। वो पनिशमेंट के डर से उसने उसके जो चीज़ें थी, ठीक है, मदर की जो चीज़ें हैं उसको उसने ओबीडियंटली, मतलब उसने उनको समझा, ठीक है। तो पनिशमेंट के डर से अगर कोई चीज़ वो कर रहा है तो वो मोरल डेवलपमेंट का स्टेज कौन सा आता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो सेकंड इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है एज पर डैश थ्योरी चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल पीयर्स एंड एडल्ट्स। इनमें से कौन सी थ्योरी में बताया गया है कि बच्चा जो है वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके या फिर उससे ज़्यादा जिसको नॉलेज है उसके साथ इंटरेक्ट करके वो चीज़ों को सीख सकता है। तो ये थ्योरी सोशल डेवलपमेंट पे है, जो किसने दी है, वाइगॉट्स्की ने, ठीक है। इसमें ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है इस प्रोसेस का नाम है स्कैफोल्डिंग, जिसमें वो खुद से भी तो सीखता है लेकिन अगर उसको ज़्यादा सीखना है तो वो किसी दूसरे के पास जाता है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। वो उसका पीयर ग्रुप भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की। इनमें से कौन सा है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की। कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, कल्चरल कंटेक्स्ट एंड हेरिडिटी। अभी भी हमने पढ़ा जो वाइगॉट्स्की ने थ्योरी दी है वो कॉग्निटिव सोशल डेवलपमेंट पे है, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इनको बोला जाता है। तो सोशली जब आप दूसरे से इंटरेक्ट करते हो तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कल्चरल कंटेक्स्ट। जिस कल्चर में आप रहते हो और जिसके साथ आप इंटरेक्ट करोगे उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी डेवलप होता है। In Howard Gardner's theory of intelligence, the ability to manipulate both the body and object is referred to as। हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ठीक है, जिसमें उन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस के बारे में बताया है। इसमें से कौन सा है जिसमें एबिलिटी है अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली मैनिपुलेट करने की या चीज़ों को मैनिपुलेट करने की। तो इसमें बॉडी से रिलेटेड जो भी इंटेलिजेंस है वो आता है आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस इंक्लूड, ये भी इंटेलिजेंस जो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है उसी पे है। जो विजुअल और स्पेशल इंटेलिजेंस है, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस होता है जिसको पैटर्न्स की समझ है, डायरेक्शंस की समझ है, ठीक है, और डायरेक्शंस की या फिर विजुअल आर्ट से रिलेटेड जिसको समझ होती है वो इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, पेंटर्स आ सकते हैं, सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर्स, डिजाइनर्स आ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, द कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली। क्वेश्चन नंबर 12 है ए टीचर्स रिमार्क टू बॉयज इन अ को एजुकेशन क्लास बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बिहेव लाइक
गर्ल्स वुड एनकरेज टीचर्स का क्लास में बोलना, एक को एजुकेशन क्लास में जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है, कि बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बिहेव लाइक, लड़कियों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एनकरेज कर रहा है? जेंडर इक्विटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी और जेंडर इक्वालिटी। तो इसमें जो ये बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये प्रमोट करता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है जो पुराने प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जो पुराने टाइम से चले आते हैं और उन्हीं को आगे फॉलो किया जाता है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तो उसको बोला जाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। फर्स्ट ऑप्शन में इक्विटी दिया है। इक्विटी का मतलब होता है कि दोनों मेल और फीमेल के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, प्रोफेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जो अपने तरीके से जेंडर जो है वो बिहेव कर सकता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है दोनों इक्वल, दोनों को इक्वल मानना, तो ये इक्वालिटी को भी शो नहीं कर रहा है। What should be the pedagogical strategies in a classroom with diverse learners? डाइवर्स लर्नर का जो क्लासरूम है, मतलब जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम बच्चे में देखते हैं कि हर बच्चा जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू जितने भी हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल, ठीक है। तो इसमें से कौन सी पैडागोजिकल स्ट्रैटेजी का आप यूज़ कर सकते हो क्लासरूम में? तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रीजनेबल एकोमोडेशन। रीजनेबल एकोमोडेशन का मतलब होता है जिसमें आप अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करते हो पढ़ाने के लिए पैडागोजिकल अप्रोचेज में, ताकि हर तरह का जो बच्चा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ उसको समझ पाए। Which of the following is an important aspect related to assessment for learning? इनमें से कौन सा important aspect है assessment से related learning में? तो असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वैल्यूएशन में आता है ये, ठीक है। असेसमेंट में फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। फीडबैक किसके बेसिस पे होगा? पहले एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट से आप डायग्नोस करते हो कि बच्चे को किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उस बेसिस पे आप उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कराते हो। रेमेडियल टीचिंग का मतलब है जिसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यूज करके आप उसको समझाओगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें क्या होता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, इट सर्व टू ऑब्जर्व चेंजेस इन द लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग कितना प्रोग्रेस उसमें हो रहा है वो बताता है असेसमेंट। एम ऑफ असेसमेंट शुड बी टू, असेसमेंट का जो एम है वो क्या होना चाहिए? तो असेसमेंट का जो एम है, इंड्यूस फियर एंड स्ट्रेस इन द स्टूडेंट, बच्चों में स्ट्रेस कॉज करने का, बच्चों में स्ट्रेस कॉज करता है, ये गलत है, ठीक है। क्रिएट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इन्फीरियरिटी, इसका एम इनसिक्योरिटी या इन्फीरियरिटी कॉज करने का नहीं होता है, ठीक है। एनेबल कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट, बच्चों के बीच में कंपैरिजन का भी नहीं होता है। एड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये एक एड है, मतलब एक जैसे हम विजुअल एड्स पढ़ते हैं, ठीक है, ऑडियो एड्स पढ़ते हैं, जो एक आप यूज़ कर सकते हो पढ़ाने के लिए, तो टीचिंग लर्निंग में ये एक एड का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन, सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन जो जिनको कोई डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, वो फिजिकली भी हो सकता है, वो आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, तो सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन में उन्हीं बच्चों को रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में हर बैकग्राउंड का बच्चा होता है, चाहे वो डिसएडवेंटेज्ड है, ठीक है, चाहे वो डिसेबल है या अदर डिफरेंट कास्ट सिस्टम से है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर्स विद सम इम्पेयरमेंट, ये भी सेम ही लिखा हुआ है, जो स्पेशल चिल्ड्रन है या इम्पेयरमेंट है जिन बच्चों में लर्निंग के साथ भी और दूसरी इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, सिर्फ उन्हीं को ही एड्रेस किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। टू केटर टू स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवेंटेज बैकग्राउंड टीचर शुड प्रैक्टिस, ठीक है। जो बच्चे डिसएडवेंटेज बैकग्राउंड से हैं उनके लिए टीचर को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? सोशल एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो बच्चे हैं उनकी नीड्स भी डिफरेंट होती हैं, वो अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का, अलग अलग तरीके से उसको इंस्ट्रक्ट करके, ताकि हर बच्चा जो है वो उसको समझ सके। Dash is an example of assistive technology to aid mobility of student with locomotor disability. जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उसमें से ये इनमें से बताना है कि कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जाती है। तो इसमें टेक्नोलॉजी के बेसिस पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, व्हील चेयर। Difficulties in mathematical concept and computation are typical characteristics of students with, जिन बच्चों को मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है, तो उसमें कौन सा जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है?
डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड ऑटिज्म। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा डिसकैल्कुलिया, ठीक है, मतलब जिनको कैलकुलेशन से या न्यूमेरिकल फॉर्म से डिफिकल्टी होती है समझने में। सेकंड ऑप्शन में डिसलेक्सिया है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है, जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। डिस्ग्राफिया है, ये मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बॉडी में सही स्ट्रक्चर नहीं है बॉडी का, ठीक है, किसी बॉडी का डिसऑर्डर में है, ठीक है। इसमें ऑर्थोपेडिकल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं बोन से रिलेटेड, ठीक है। ऑटिज्म जो है इसमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मेंटल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, लर्निंग एंड राइटिंग वाली भी हो सकती है, ठीक है। टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड, इनमें से जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमें बतानी है। क्रिएटिव चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जिनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होती है, ठीक है। इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होती है, वो कैब ज़्यादा होता है, ठीक है। इन्फेंसी से ही ये बहुत ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलते हैं। तो इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक है? रिजिडिटी ऑफ आइडियाज, हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको ये समझने में या समझने में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व, मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होना चाहिए? प्रोविजन ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटीज। रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग, हाउ टू लर्न, अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉम्पिटिशन विद पीयर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग, हाउ टू लर्न, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग में क्या है? लर्निंग वो चीज़ होती है जिसको हम प्रैक्टिस या एफर्ट के साथ सीखते हैं। तो ये वाला जो बेस्ड है ये है लेवल पे, टीचिंग के लेवल हम पढ़ते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल का मतलब है जिसमें सिर्फ रोट मेमोराइजेशन का यूज होता है, जिसमें आप चीज़ों को समझते नहीं हो, सिर्फ उनको लर्न करते हो और एज इट इज़ उनको प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जिसमें कंसेप्ट को समझा जाता है। और रिफ्लेक्टिव का मतलब है जिसमें चाइल्ड सेंट्रिक होगा या स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, जिसमें टीचर का इतना रोल नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम सेंट्रिक भी आप इसको बोल सकते हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो कंसेप्ट आपने समझे हैं या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है। तो रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग, हाउ टू लर्न हमें बताता है मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में। असर्शन में दिया है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हम उस चीज़ को मानते हैं जिसमें टेक्स्ट बुक को सेंटर में रखा जाता है लर्निंग के। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ टेक्स्ट बुक को आप सेंटर में रख के नहीं पढ़ाते हो, उसको जो रियल लाइफ है उससे को रिलेट करके आपको समझाना होता है। स्टूडेंट इन मिडल स्कूल लर्न बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट बुक एज इट इज़। स्टूडेंट जो है मिडल स्कूल के, उनको बेस्ट लर्निंग कैसे दी जाती है? जो टेक्स्ट बुक में है एज इट इज़ उनको रिप्रोड्यूस करना। तो ये मिडल स्कूल है और यहाँ पे आप मेमोरी लेवल का यूज़ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल का यूज़ होना चाहिए था, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग में क्या चीज़ होनी चाहिए? तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का मतलब है जिसमें दूसरों से इंटरेक्ट करके आप चीज़ों को समझ सकते हो, या एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, ग्रुप स्टडी में हो सकता है, प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी का आप यूज़ कर सकते हो इसमें। तो इसमें से कौन सी लर्निंग है? इज़ अ परमानेंट मेजरेबल चेंज इन द चाइल्ड्स बिहेवियर, एक परमानेंट चेंज कॉज करता है, ये गलत है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये को कंस्ट्रक्शन है नॉलेज का, मतलब आप दूसरों के साथ इसको समझ सकते हो। हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, आप स्टिमुलस जो आप एक्सटर्नल प्रोवाइड कराते हो चीज़ें और उसके रिस्पॉन्स को देखते हो। टेक प्लेस व्हेन द स्टूडेंट आर ऑफर्ड पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, यह सिर्फ तभी देखने को मिलता है जब उसमें एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इसको बोला जाता है। डैश शुड बी द बेसिस फॉर अ कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, इनमें से कौन सा है जो कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बताता है लर्निंग का? तो कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होता है? जिसमें कॉपरेशन या फिर कोलैबोरेशन देखा जाता है, ठीक है। कॉपरेशन जो जिसमें बच्चे जो है आपस में इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो। assertion reason का क्वेश्चन है, encouraging middle school children to make intuitive guesses and promoting them to look for different ways in an is an effective strategy for promote problem solving skills।
ठीक है। मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आप प्रॉब्लम दोगे और उस बेसिस पे वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करके उसका सॉल्यूशन करेंगे, उससे उसकी लर्निंग जो है या फिर सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ डिस्कशन एंड थिंकिंग ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव। बच्चे जो हैं वो अलग अलग डिस्कशन का यूज़ करके, प्रोसेस का यूज़ करके और मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोच के उनका डेवलपमेंट होता है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो क्वेश्चंस टीचर पूछता है या बच्चे पूछते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो क्वेश्चंस इन द क्लासरूम जो है ये हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर भी आप इसको काउंट कर सकते हो, या फिर आप इसको चाइल्ड सेंट्रिक भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है वो इक्वल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, टीचर के जितना ही, ठीक है। तो इसमें वो डेमोक्रेटिक का मतलब है कि उसको जो भी डाउट है, जो भी चीज़ें हैं वो, या फिर जिस एनवायरनमेंट में वो पढ़ना चाहता है उसमें वो पढ़ सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। शुड बी आस्क्ड एंड आंसर्ड बोथ बाय द स्टूडेंट एंड टीचर। ये दोनों ही स्टूडेंट और टीचर बोलेंगे, क्वेश्चंस भी पुट करेंगे एंड उसके आंसर भी डिस्कस करेंगे। 27 क्वेश्चन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट कैन बी इंक्रीज बाय। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है बच्चे में वो किस तरीके से इंक्रीज होता है। मोटिवेशन जो प्रोसेस है वो हम 2 टाइप्स के पढ़ते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो इंटरनल है, आप किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं है मोटिवेशन के लिए, ठीक है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो जिसका एस्पिरेशन लेवल हाई है, उनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन देखने को मिलता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि प्रेज एंड ब्लेम, ठीक है। प्रेज एंड ब्लेम का मतलब है अगर अगर आपको कोई प्रेज कर रहा है तो आप उससे मोटिवेट हो रहे हो, अगर नहीं कर रहा है तो आप डीमोटिवेट हो रहे हो। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फोकसिंग ऑन जॉय ऑफ लर्निंग, ठीक है। आप अपने मजे के साथ अगर लर्निंग कर रहे हो, अपनी मर्जी के साथ अगर कर रहे हो, विलिंगनेस के साथ कर रहे हो, तो उससे इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज होता है। 28 क्वेश्चन है। स्टूडेंट इन मिडिल स्कूल कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू। जो स्टूडेंट है मिडिल स्कूल के वो किस तरीके से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ट्रू है, ठीक है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड या फिर जिसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, खुद से करके। सेकंड है वर्किंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, जो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके, ये भी ट्रू है। इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो प्रोबिंग क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करके या एक्सपेरिमेंट करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ। इंटरेक्शन विद टीचर एंड पीयर, और टीचर्स और जो पीयर ग्रुप है उनके साथ इंटरेक्ट करके। तो इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी। टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ एबिलिटी एज डैश एंड फेलियर एज डैश। टीचर जो है बच्चों को एनकरेज करना चाहिए और उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है और जो फेलियर है उसको किस चीज़ से। तो जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको इंक्रीमेंटल माना जाता है, ठीक है, कुछ इंक्रीज हो रहा है उनके कॉग्निटिव लेवल में। और अगर फेलियर फेस कर रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है। डैश वुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस एकेडमिक फेलियर। इसमें से कौन सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बच्चे के एकेडमिक फेलियर में। कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंक्लूसिव क्लासरूम, डी कंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम एंड मीनिंगफुल लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो सपोर्ट करता है, वो फेलियर को कॉज नहीं करता, ठीक है। तो ये गलत होगा। इंक्लूसिव क्लासरूम में हम पढ़ते हैं हर बच्चे हर तरह के जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, तो ये भी फेलियर को कॉज नहीं करेगा। डी कंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम ये हो सकता है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि डी कंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम का मतलब होता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस है, जो उसकी बाहर की रियल लाइफ है उससे चीज़ों को कोरिलेट करके नहीं पढ़ाया जाता है। लास्ट है मीनिंगफुल लर्निंग भी इसमें नहीं होगा। थैंक यू सो मच।